तो दोस्तों चलते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार में। ताज़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में बवाल जारी, सेना पर जमकर बरसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने का लगाया आरोप। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताएंगे कि अब ना चीन बचेगा ना पाकिस्तान, भारतीय सेना बनाने जा रही है थिएटर कमान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि G20 समिट के बीच पीएम मोदी ने मंच पर ही जयशंकर और डोभाल को अपने पास बुलाया और की ये मीटिंग वीडियो हो रही है वायरल। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सुरक्षा बलों में हिंसक झड़प, पाकिस्तानी सेना को हुआ बड़ा नुकसान, जिसके बाद बॉर्डर हो गया सील। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सर्दियों में सीमा पर चीन रच सकता है साजिश, पूर्वी लद्दाख में तैनात किए गए 50,000 जवान। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हर बार की तरह फिर से चीन अपना मुंह लाल कराकर सीमा से जाएगा और देश के जवान चुन चुन कर चीनियों को ठोकेंगे, और अगर आपको भी देश की सेना पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में बवाल है जारी, सेना पर जमकर बरसे पूर्व पीएम इमरान खान और स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर करने का लगा दिया आरोप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर सेना पर निशाना साधा और स्वतंत्र संस्थाओं को अतीत में कमजोर करने और राजनीतिक वंशवादियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। 70 साल के इमरान खान के अप्रैल में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद पिछले कुछ महीनों से सेना से उनकी तकरार जारी है, और इमरान खान ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर उसी तरह से उनकी हत्या करने की साजिश में शामिल हैं, जिस तरह की एक घटना 2011 में पंजाब के पूर्व गवर्नर सलमान तासीर की हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ये बवाल पाकिस्तान को ले डूबेगा? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब ना चीन बचेगा ना पाकिस्तान, भारतीय सेना बनाने जा रही है ये थिएटर कमान। जी हां दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तब से भारत किसी की नहीं सुनता और अपने मन की करता है, और अगर बात सीमा पर भारत की सुरक्षा की हो तो देश के जवान भी हर वक्त मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। और अब ऐसी ही एक खबर फिर से आ रही है, भारतीय सेना अब ऐसी कमान का गठन करने जा रही है जिससे दुश्मन चीन और पाकिस्तान का बच पाना मुश्किल होगा। और अभी सक्रिय सैनिकों के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। वहीं सबसे बड़ी सेनाओं के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। मगर अब अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को और अधिक ताकतवर बनाने का प्लान बनाया है, और इसके लिए अमेरिका और चीन की ही तर्ज पर अब भारत में भी थिएटर कमान का गठन होने जा रहा है, और ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आर्मी सूत्रों के अनुसार मार्च 2023 से पहले देश में थिएटर कमान अमल में ले आई जाएगी। तो दोस्तों क्या आप भी प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस फैसले के लिए उनका समर्थन करते हैं? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने G20 शिखर बैठक से ठीक पहले एस जयशंकर और अजीत डोभाल से किया सलाह मशवरा, बीच मंच पर करने लगे मीटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया के शहर बाली में चल रही G20 शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे हैं। और शिखर वार्ता शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने जयशंकर और डोभाल को मंच पर बुलाकर कुछ विचार विमर्श किया, और अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सुरक्षा बलों में हिंसक झड़प, पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान और बॉर्डर हो गया सील। जी हां दोस्तों, एक स्थानीय पाकिस्तानी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख सीमा मार्ग दोनों पक्षों के सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद व्यापार और पारगमन के लिए बंद हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सर्दियों में सीमा पर चीन रच सकता है साजिश, पूर्वी लद्दाख में तैनात किए गए 50,000 जवान। जी हां दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन लगातार अपनी साजिशों को अंजाम देता रहा है, और गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन की सेना से कई दौर की बातचीत के बाद अब संवेदनशील जगहों से सैनिक की वापसी पर सहमत बनी थी, लेकिन अब सर्दियां आ गई हैं। ऐसे में भारतीय सेना चीन को लेकर अलर्ट है, और इसे देखते हुए सेना ने पूर्वी लद्दाख में 50 सैनिकों की तैनाती कर दी है, और साथ ही सर्दियों में उनके लिए हथियार और अन्य साजो सामान का इंतजाम भी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सैनिकों की ये तैनाती डेमचौक और देपसांग में की गई है, और ये भी जानकारी सामने आई है कि LAC पर तैनात हर सैनिक की वर्दी का बजट भी अधिक है, ताकि उन्हें सर्दी के मौसम में अच्छी वर्दी मुहैया हो सके। और इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में कहा था कि LAC पर
चीन की ओर से सेना को कम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई थी कि चीन सर्दियों के दिनों में इन इलाकों में अपनी सेना को बढ़ा सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी बोले, भारत व इंडोनेशिया कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे काम, देश की उपलब्धियां भी गिनाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और इसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाली आने के बाद हर भारतीय को एक अलग ही अनुभूति होती है और मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो, जिसके बारे में सुनते रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को आगे बढ़ाया पर कभी ओझल नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है। ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड संबंधों का जश्न है और कोविड के कारण कुछ रुकावटें आई थी, परंतु अब बाली यात्रा भव्यता के साथ लाखों लोगों की भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात बचाने को प्रधानमंत्री मोदी ने झोंक दी पूरी ताकत, विदेश से लौटते ही मोदी की सभाएं और अमित शाह बना रहे हैं गुजरात इलेक्शन की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में भाजपा अपने सभी प्रमुख नेताओं को उतारने जा रही है और पार्टी की रणनीति हर रोज लगभग 50 प्रमुख नेताओं को उतारने की है, जो राज्य के हर कोने में सभाएं, रैली और रोड शो करेंगे। चुनाव अभियान के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान अधिकांश समय गुजरात में ही रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश यात्रा से आने के बाद भाजपा का चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पूरे गुजरात में प्रचार करेंगे। वो 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी रैलियों के साथ रोड शो समेत कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत और कनाडा के बीच अनलिमिटेड फ्लाइट्स, दोनों देशों के बीच हुआ ये बड़ा समझौता। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और भारत ने दोनों देशों के बीच असीमित उड़ानों की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका देश भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को गहरा करना चाहता है। और इस समझौते में कनाडा की एयरलाइंस बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई एयरपोर्ट में से किसी भी जगह उतर पाएंगी और बदले में भारतीय एयर कैरियर्स को टोरंटो, मॉन्ट्रियल, एडमंट और वैंकूवर का एक्सेस मिलेगा। भारतीय फ्लाइट्स के लिए दिए गए इन नामों के अतिरिक्त भारत 2 और पॉइंट्स का चुनाव कर सकता है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर भारत में कोहरे की दस्तक, न्यूनतम तापमान भी गिरा। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग से बड़ी खबर। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के साथ ही मैदानी इलाकों में पारा गिर गया है। उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे की दस्तक और ठंड का आगमन हो गया है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और सुबह के समय कोहरे का भी साया देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बीते कई दिनों से न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और उधर पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जारी है। हिमाचल और कश्मीर बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं सुबह के वक्त कोहरा और आसमान में धुंध देखने को मिल रही है। इसके अलावा AQI लेवल भी 300 के पार जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका और चीन के टकराव में पिस रहा पाकिस्तान, संतुलन बनाना पाकिस्तान के लिए हो रहा है मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल कर्ज चुकाने में बढ़ रही चुनौती है और उस पर चीन और व्यापारिक बैंकों दोनों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले साल एक रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान सरकार पर 25.7 बिलियन डॉलर का चीन का ऋण है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाकर चलना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान सरकार को अस्पष्ट नीति अपनानी पड़ रही है। शहबाज शरीफ सरकार इन दोनों में से किसी देश को नाराज करने की स्थिति में खुद को नहीं पा रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, LAC पर भारत और अमेरिका दिखाएंगे अपनी ताकत। जी दोस्तों, चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नापाक हरकतें करता नजर आता है और इसीलिए भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए उपाय कर लिया है, खासतौर से पूर्वी लद्दाख की तरफ से। इसलिए अब भारतीय सेना ने उत्तराखंड के औली में हाई एल्टीट्यूड फॉरेन ट्रेनिंग नोड बनाया है और इस जगह पर मित्र देश के साथ युद्धाभ्यास किया जाएगा। फिलहाल इस नोड पर पहली बार भारतीय सेना और अमेरिकी
आर्मी के जवान 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। WHO चीफ ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, नया केंद्र बनाने में सहयोग को लेकर की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हेल्थ फॉर ऑल सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित करने में बड़ी मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी और WHO चीफ दोनों ही इन दिनों G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने बाली पहुंचे हैं और सम्मेलन के दौरान घेब्रेयेसस ने कोरोना महामारी और उससे पैदा हुए आर्थिक संकट को लेकर भी कई बातें कही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का कद बढ़ा है वो हर जगह पर देखने को मिल रहा है और अब G20 समिट में जब बाली पहुंचे पीएम मोदी तो जोर शोर से प्रधानमंत्री मोदी का वहां स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे और 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और इंडोनेशिया में पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर्षोल्लास से स्वागत किया और इसी के बाद पीएम मोदी ने दे दिया एक ऐसा बयान जिसमें संयुक्त राष्ट्र को सीधा सीधा घेर दिया और इस आक्रामक रुख को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। जी हाँ दोस्तों, भारत आज आक्रामक रुख अपना दिखाता है, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, चाहे वो चीन हो या फिर यूक्रेन रूस में का मामला हो या फिर अमेरिका का मामला हो। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी ने फिर से एक बड़ा बयान दे दिया है। जैसे कि पहले से ही पूरे विश्व की निगाहें भारत के प्रधानमंत्री पर टिकी थी और सबको उसकी उम्मीद थी प्रधानमंत्री कुछ न कुछ बड़ा बयान जरूर देंगे और ऐसा हुआ भी। पीएम मोदी ने अपने उसी अंदाज में यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली सदी में द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया था, उसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाने का प्रयास किया, अब बारी हमारी है। बेहद आक्रामक अंदाज में दिख रहे पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लेकर कोविड महामारी और यूक्रेन समस्या के चलते विश्व भर में बर्बाद हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं और खाद्य ऊर्जा संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र को भी सीधा निशाने पर ले लिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत विश्व नेताओं को नमस्कार के संबोधन के साथ की। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का कद बढ़ गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू में बड़ी आतंकी घटना टाल दी गई है। 2 आईडी टाइमर और 4 डेटोनेटर बम के साथ पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को कर दिया गया नाकाम। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से जम्मू में बड़ी आतंकी घटना टल गई है। देर रात फलैन मंडल पर सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ हुई थी और इस ड्रोन में 2 टाइमर लगे आईईडी और 4 डेटोनेटर बम मिले हैं। हालांकि इन बमों को नष्ट कर दिया गया है और सुरक्षा बलों का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के बाद से सीमा पर चौकसी और बढ़ गई है और पड़ोसी देश से होने वाली हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। अधिकारी ने बताया कि सोमवार देर रात जम्मू जिले के फलैन मंडल के सीमावर्ती क्षेत्र में एक पुलिस चौकी के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराए गए 2 टाइमर फिटेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस पाए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के ग्वादर में की रैली, CPEC परियोजनाओं को रोकने की दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने रविवार को एक विरोध रैली निकाली और धमकी दी कि अगर ग्वादर में अवैध रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने और अनावश्यक चौकियों को खत्म करने समेत कई अन्य विवादों की मांग पूरी नहीं की गई तो वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को तोड़ देंगे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन में सैकड़ों बच्चे भी शामिल हुए और ग्वादर जिले के तुरबत, पसनी और अन्य इलाकों में प्रदर्शन करते हुए वो ग्वादर पहुंचे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंसानों की संख्या 8 अरब के पार सिर्फ 48 साल में डबल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया की आबादी बढ़कर 8 अरब हो गई है। विश्व में मानव का इतना बड़ा परिवार हो गया है कि आने वाले सालों में खाद्यान्न समेत तमाम जरूरतों की किल्लत भी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसी सदी में एक दौर ऐसा भी आएगा जब आबादी की ग्रोथ स्थिर हो जाएगी और फिर गिरावट भी देखने को मिलेगी। लेकिन बीते 48 सालों में आबादी में जो इजाफा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दुनिया की आबादी 1974 में 4 अरब ही थी, जो अब
8 अरब के पार हो गई है। 1950 में तो दुनिया की आबादी महज 2.5 अरब ही थी और यही नहीं 2086 ऐसा साल होगा जब इस दुनिया में 10.6 अरब के पार इंसानों की आबादी हो जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर दिया बड़ा बयान, बोले अब हमको जागना होगा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे यानी कि जिहाद के मुद्दे पर इशारों में बयान दिया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे मोहन भागवत ने धर्मांतरण के मुद्दे पर इशारों में कहा कि हमारे भोलेपन का लाभ उठाकर ठगने वाले लोगों से सावधान रहना है। ठगने वाले बहुत लोग हैं। भागवत ने धर्मांतरण शब्द का इस्तेमाल किए बिना कहा कि हमको जागना होगा, अपने देश धर्म के लिए पक्का रहना, हमें अपने संस्कारों और देवी देवताओं को नहीं भूलना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सोमवार को जनजातियों के गौरव को भारत का गौरव बताया और इस बात पर जोर दिया कि देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लोगों को जनजातियों को समझना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। भागवत का यह बयान तब आया जब राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन में धर्मांतरण की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विकास के नाम पर अरबों डॉलर के कर्ज में डूबा पाकिस्तान, सरकार कर रही अपनों की अनदेखी तो निगलने को तैयार है पाकिस्तान को चीन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के बीच वर्षों से जारी गठबंधन भारत के लिए परेशानी का सबब रहा है और चीन की पाकिस्तान में चलाई गई विभिन्न परियोजनाएं जिसमें सीपैक, सिल्क कॉरिडोर, ग्वादर प्रोजेक्ट समेत दूसरे क्षेत्रों में ढांचागत निवेश शामिल हैं। इस पर भारत हमेशा अपना विरोध जताता रहा है और इनका विरोध केवल भारत ही नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी इन परियोजनाओं को लेकर समय समय पर सड़कों पर उतर चुके हैं और चीन की इन परियोजना के चलते पाकिस्तान पर करीब 6 खरब रुपए का विदेशी कर्जा है और ये आंकड़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर चीन के चंगुल में फंस चुका है पाकिस्तान, अपने लोगों की अनदेखी कर रहा है। जो पाकिस्तानी सड़क पर उतर रहे हैं चीन के खिलाफ उसकी अनदेखी कर रहा है और एक तरीके से देश बेचने का काम कर रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरबीआई ने 9 बड़े सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना और इस वजह से कर दी ये बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 9 सहकारी बैंकों पर करीब 12 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जारी अलग अलग विज्ञप्तियों में कहा कि 9 सहकारी बैंक पर 11.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हम सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलने जा रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम गुजरात की जनता की उम्मीदों पर हमेशा खड़े उतरे हैं और यहाँ कानून व्यवस्था की अभेद्य दीवार खड़ी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात ने कभी भी तीसरी पार्टी के कंसेप्ट को स्वीकार नहीं किया है। गुजरात बीजेपी एकजुट है और कोई मनमुटाव नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम मजबूत सरकार देकर एक सुरक्षित, सुविकसित, सुसंस्कृत और शिक्षित गुजरात बनाना चाहते हैं जो हम सालों से कर भी रहे हैं। अमित शाह ने रेवड़ी पॉलिटिक्स और बीजेपी के चुनावी वादों के बीच का फर्क बताते हुए कहा कि वोट के लिए रेवड़ी बांटना और किसी का जीवन स्तर उठाने के लिए एक बार मदद देना अलग बात है। उन्होंने कहा कि घर, बिजली, शौचालय, गैस देना रेवड़ी बांटना नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेड लाइन पार ना करे ताइवान पर शी जिनपिंग ने बाइडेन को हड़काया तो बाइडेन ने भी दिया सख्त जवाब। जी हाँ दोस्तों, G20 सम्मेलन के लिए बाली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 3 घंटे तक चर्चा की। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की बातचीत के बाद चीन और अमेरिका के संबंधों में भी बदलाव नजर आएगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही तरफ से ताइवान को लेकर सख्त टिप्पणियां की गई हैं। जो बाइडेन ने जिनपिंग से कहा कि ताइवान पर हमले की कार्रवाई से शांति भंग हुई है, वहीं जिनपिंग ने भी कहा कि अमेरिका ताइवान के मामले पर रेड लाइन पार ना करे। दोनों ही देशों के पास विकास करने और स्पर्धा करने का बड़ा स्कोप है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खाद्यान्न का संकट हुआ तो नहीं संभाल पाओगे, यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने दुनिया को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर शांति का संदेश उन्होंने दिया और कहा कि मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि हमें सीज फायर और डिप्लोमेसी के रास्ते पर बढ़ते हुए यूक्रेन का हल निकालना होगा। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है कि शांति, सद्भाव और सुरक्षा के लिए मजबूती से कदम उठाए जाएं और भरोसा है कि अगले साल जब हम बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती पर मिलेंगे तो दुनिया को शांति का संदेश देने में कामयाब होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में खाद्यान्न का संकट पैदा हो रहा है और सप्लाई चेन भी
भी कमज़ोर हुई है। उन्होंने कहा कि हमने देश में खाद्य सुरक्षा के लिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया है और इसके अलावा पारंपरिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और मिलेट्स के जरिए ये संभव होगा और इससे दुनिया में कुपोषण एवं भूख से निपटा जा सकेगा। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का सख्त पैगाम, रक्षा मंत्री ने किया अपने मास्टर प्लान का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भारत आज की तारीख में सामरिक मोर्चे पर बेहद ही संवेदनशील परिस्थिति से गुजर रहा है, जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से सीमा रेखा का उल्लंघन किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से भारत पर विस्तारवादी नीतियों को थोपने की कोशिश की जाती है और इस बीच भारत को दोनों ही मोर्चों पर चुनौतियों से जूझना पड़ता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इन दोनों ही मोर्चों पर पनपी जा रही चुनौतियों का सामना किया जा सके। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने इन्हीं मुद्दों पर जोर देते हुए अपनी राय व्यक्त की है और उन्होंने यहां पर सीधे एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग की तैयारी के लिए न केवल वित्तीय तैयारी जरूरी है बल्कि हमें समय रहते त्वरित फैसले भी लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, जंग के लिए तैयार रहने होगा, समय रहते जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि निर्णय लेने में देरी की वजह से समय के साथ साथ संसाधन की भी क्षति होती है और उन्होंने आगे कहा कि जब समय पर वह त्वरित फैसले लेते हैं तो हम युद्ध के मोर्चे पर संबल होते हैं। और इस बीच रक्षा मंत्री ने अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए कई तथ्यों का भी हवाला दिया। जी हाँ दोस्तों, तो अब चीन और पाकिस्तान से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारत और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने त्वरित फैसले लेने पर जोर देने की भी बात कही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की हार पर कश्मीरी छात्रों ने किया था हंगामा, बिहारी स्टूडेंट ने किया विरोध जिसके बाद हुई वहां पर पत्थरबाजी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के छात्रों का एक ग्रुप रविवार शाम को पंजाब के मोगा जिले के गलकला गांव में लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के परिसर में बिहार और अन्य राज्यों के छात्रों के साथ कथित तौर पर भिड़ गए और इस घटना में दोनों पक्षों के कुछ छात्र घायल हुए हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद हंगामा शुरू हुआ तो बिहारी स्टूडेंट्स को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वहां पर उसका विरोध किया तो पत्थरबाजी हो गई। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन के शहर खेर्सोन में फिर गूंजा राष्ट्रगान, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के शहर खेर्सोन से रूसी सैनिकों की हुई वापसी को यूक्रेन की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और यहां से रूस की वापसी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहली बार इस शहर में कदम रखा है और शहर की मुख्य प्रशासनिक इमारत पर झंडा भी फहराया है। उन्होंने यहां मौजूद अन्य लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रगान भी गाया और यूक्रेन की तरफ से इस मौके की कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में अपना बयान दे चुके हैं और सख्त लहजे में कह चुके हैं कि ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है और इसका असर अब देखने को मिल रहा है और शांति की तरफ बढ़ रहे हैं ये दोनों देश।